फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिशन बीपीएससी। देखिए, हम लोग जो है वो चैप्टर 1 इतिहास के स्रोत कर चुके हैं। दूसरा जो था पूर्व ऐतिहासिक बिहार, वो भी कंप्लीट हो गया हमारा। तीसरा है ऐतिहासिक काल का आरंभ, वो भी कंप्लीट है। चौथा महाजनपद, पांचवा और छठा जो है जैन और बौद्ध, और हम ये कर चुके हैं। सातवां चैप्टर था मगध साम्राज्य का उत्थान। ठीक है, तो इतना चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है वो 8वां चैप्टर है मौर्य साम्राज्य, उसको करेंगे। देखिए, जो मौर्य साम्राज्य है इसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका संस्थापक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इन्हीं का नाम कौटिल्य भी है। ठीक है। चौथा क्या है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 320 ईसा पूर्व। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, कब हुआ था? मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व। यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुआ है, और मेगास्थनीज यूनानी दूत है वो जो कब आया है? 315 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, मतलब 5 साल बाद। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, इसी की बेटी हेलेना से इसका विवाह होता है, और उसके बाद वो अपना एक राजदूत भेजता है मेगास्थनीज। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा है। 9वां क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य। इसी का नाम विष्णुगुप्त है। और कौटिल्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता, एक्चुअली भारत का मुक्तिदाता, हाँ मतलब यूनानियों से मुक्तिदाता यूं कहा गया था। ठीक है, यूनानी से जब वो मुक्ति दिलाया है ना, तो इस चूंकि सिकंदर क्या है, यूनानी, तो इसको विजय करता है। लेकिन उस समय शासक, जो पिछला वीडियो में हमने देखा था ना, पूछा था, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, जब सिकंदर आक्रमण कर रहा उस समय मगध का शासक धनानंद है। और मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के वर्णन का उपलब्ध है वह कौन है? इंडिका। इंडिका किसका है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत है? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। इसी की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासक हुआ था? तो मौर्य वंश का। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिनका नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में मिलता है पाटलिपुत्र का विस्तृत विवरण। बाकी तो ऐसे फैयान भी है युवान चुआंग, ये सब आया है, बट विस्तृत विवरण पूछा है ना, तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना था, कौन बना था? तो चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? देखो, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो किसके दरबार में रहता था? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में रहता था पिंगल वत्स। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है किसमें? शिलालेख 13 में। अशोक का शिलालेख इम्पोर्टेंट है, जो उसका शिलालेख है ना, वो एक वीडियो में करेंगे हम। ऐसे तो वो बिहार, जब इंडिया वाला पढ़ेंगे तो उसमें है ही पूरा। तो इसमें क्या है? मैत्रीपूर्ण संबंध
के बारे में किसमें, शिलालेख 13 में। पड़ोसी देश के साथ जो उसका मैत्रीपूर्ण संबंध है वो किसमें है, तो शिलालेख 13 में। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था। पिंगल वत्स किसके, देखिए यही जो पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ, अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, मोगलीपुत्तिस। बताए थे ना, पहला का अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरा का सबाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्तिस और चौथा का वसुमित्र। अब पिंगल वत्स जो है ये बिंदुसार के दरबार में रहता था और ये इसने भविष्यवाणी की थी कि अशोक महान राजा है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था। पहला जो है वो राजगृह में हुआ है, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा कुंडलवन में। इसका आयोजन कब हुआ था, तो 251 ईस्वी में। पहला का 483, दूसरा 383 और तीसरा 251, चौथा जो है प्रथम शताब्दी। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो अशोक किया था। किस युद्ध में हुए भारी तबाही और जानमाल को हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, तो कलिंग। ठीक है, अशोक का धर्म क्या था, नैतिक आचरण संहिता। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नैतिक आचार संहिता। ठीक है, उस समय धन था इसका ना, नैतिक आचार संहिता। मौर्यकालीन का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था, पाटलिपुत्रा में। अशोक के समय धर्म यात्रा के सर्वप्रथम किस जगह पर यात्रा की थी, सर्वप्रथम बोध गया में। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ यात्रा किया था, जब धर्म यात्रा पे चल रहा था तो बोध गया में। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक में किस वर्ष में किया था, तो 10वें वर्ष में। धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक किस वर्ष में किया था, तो ये राजा बनता है 269 ईस्वी में। ठीक है, और 261 में जब कलिंग जीतता है, तो यानी कि ये कब है, 259 8वां वर्ष में ये कलिंग जीतता है और 10वां वर्ष यानी कि 259 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, 259। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो चंपारण से। बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के शिलालेख नहीं है, तो रुमनदेई नहीं है। देखो रुमनदेई ये नेपाल में है। ठीक है, और सबसे छोटा शिलालेख है, मतलब स्तंभ लेख है लिखा हुआ। ठीक है, रुमनदेई सबसे पूछा जाए, सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदेई। अशोक के समय, अच्छा एक्चुअली ये शिलालेख है, बाकी ऐसे तो बिहार से ना लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुर बाई तीनों हैं। ऐसे पिछले वीडियो में ही सब बता चुकी हूँ। अशोक के समय मौर्य काल साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख, जिनमें से एक प्राची और प्राची प्रांत। प्राची मतलब पूर्वी। इसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज का बना था, लकड़ी का। यह बीपीएससी 41वां में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का महाप्रसाद स्थित था, तो ये कुम्हरार में स्थित था। ठीक है, कुम्हरार में 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। 80 स्तंभ थे। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त के राजप्रसाद के बारे में कहा था कि इसकी शान शौकत का मुकाबला सूसा और न एक बताना कर सकते हैं, तो ये एरियन बोला था। एरियन बोला था कि ना तो इसको सूसा से कर सकते हैं और ना एक बताना। सूसा इटली में जगह है, सूसा इटली या ईरान में कोई जगह है। ठीक है ना, और एक बताना भी कोई जगह है। कमेंट में आप लिखिए गूगल सर्च करके, अदरवाइज मैं लिख दूंगी। चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है, तो ये फैयान बोला था। ठीक है, फैयान बोला था कि मानव हो ही नहीं सकता, ऐसा तो देव ही बना सकता है। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किया था, तो यह अशोक किया था। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा, ठीक है, बराबर की गुफा में अशोक किया है और नागार्जुन की पहाड़ियों में गोपी गुफा का निर्माण इसका पोता जो था दशरथ वो कराया था।
यह अशोक का पुत्र नहीं, एक्चुअली पौत्र था। इसने नागार्जुन पहाड़ियों में अजीबों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण किया था, जिसमें एक था गोपी गुफा। ठीक है, और तीनों गुफा का भी नाम आप कमेंट में लिखिए। ये अभी तो जब उस वाले है तो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री वाले मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, बाकी मैं देख के बताऊंगी। आप कमेंट कीजिए वो 3 गुफा कौन था। एक ऐसे था सुदामा झापड़ी, कर्ण झापड़ी, गोपी गुफा, ऐसा है कुछ। ठीक है, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी अच्छी प्राप्त हुआ, ये कहाँ से? तो दीदारगंज से। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस स्थान में मौर्य काल से बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये लोहानीपुर। देखिए ये सब जो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यक्षनी की मूर्तियाँ पूछता है, दीदारगंज पटना से जैन तीर्थंकर की प्रतिमा प्राप्त हुआ है, तो लोहानीपुर पटना से। पाटलिपुत्रा के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किया है मेगास्थनीज किया है। और पाटलिपुत्रा को किसने उजड़ा हुआ शहर बोला था? ह्वेनसांग। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो राजधानी एक्चुअली पाटलिपुत्रा, अब देखो अब इसमें उदयीन नहीं है तो उदयीन नहीं होगा, लेकिन जब किस शासक ने, तो मुझको मौर्य है तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा। ठीक है, ऐसे तो उदयीन सबसे पहले आया ना, राजधानी बनाया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये बौद्ध सभा क्या था? अशोक पाटलिपुत्रा में 3rd बौद्ध संगीति हुआ था। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलोडेल्फस टॉलमी ने ये भेजा था, डायनीशियस नामक राजदूत भेजा था? बिंदुसार के दरबार में डायमेकस और डायनीशियस आया था। ठीक है, तो फिलोडेल्फस टॉलमी द्वितीय मिस्र का राजा था। मिस्र का राजा कौन था? फिलोडेल्फस, इसको टॉलमी द्वितीय भी बोलते हैं। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? एस्ट्रेबो। देखो एस्ट्रेबो जो है ना, इसको पोलीब्रोथा चंद्रगुप्त को एक्चुअली ना, जो यूनानी बुक्स है ना उसमें डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, तो पोलीब्रोथस या पाटलिपुत्रक एस्ट्रेबो बोलता है। यूनानी डिमोल्कियस के आगमन के समय मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो डिमोल्कियस। ठीक है ना, ये है ना सर, देखो डायनीशियस और डिमोल्कियस ये दोनों बिंदुसार के दरबार में आया है। और डायनीशियस किसका है? तो राजा फिलाडेल्फस का। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये भाबरू राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब भाबरू अभिलेख में बोला है मगधाधिराज अशोक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आजीवक। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। मौर्य काल में पाटलिपुत्रा का प्रशासन 3 नागरिक की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्य में 6 समितियां में थी। यह कथन किसका था? तो ये मेगास्थनीज जी अपनी बुक इंडिका में बोला है कि 6 समिति थी, जैसे कि जनसंख्या समिति था, फिर विदेश समिति था, कर निरीक्षण समिति था, व्यापार समिति, ऐसे था। और हर 6 समितियां थी और उसमें 5 सदस्य थे। मौर्य प्रशासन काल में कौन सा सही है? तो यह केंद्रीकृत था, बिल्कुल सही। प्रशासन तंत्र कठोर था, बिल्कुल सही। करों का बोझ अधिक था। हाँ, थोड़ा सा मौर्य प्रशासन में भी ये टैक्स भी अच्छा खासा लगाता है। कर आप कमेंट कीजिए तो कि यदि पढ़े हो कि कर कितना लगता है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा डाउट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखो, उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, ये तो सही है। उसने विदेशों के संबंध स्थापित किए, सही है। श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा। उसके किस बेटा का उल्लेख मिलता है? तो तीवर का उल्लेख शायद बहुत मिलता है। और पत्नी त्रिरक्षिता अभिलेख में लिखता है अपना कारूबाकी का भी नाम
इलाहाबाद प्रयाग में लिखा हुआ है। उसको सबसे ज़्यादा दान देने वाला कहा गया है कि अशोक की पत्नी बहुत दान देती है, कारूबाकी। देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? अशोक। अच्छा, अशोक को भी देवनाम, क्वेश्चन एक बनाया था कि दूसरा शासक जो देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है अशोक के बाद, तो इसका पोता है दशरथ। धम्म महापात्र, ठीक है। धम्मात के कार्य थे, क्या थे? तो सभी था। जैसे देखो, पहला काम क्या था? धर्म नीति का कार्यान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय, तो सभी हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य थे, न्यायिक, राजस्व का विभाग, ग्रामीण प्रशासन, सभी, ठीक है। न्यायिक था, राजस्व का विभाग था और ग्रामीण प्रशासन। मौर्यकालीन विद्वान में किन का नाम आता है? तो कौटिल्य, पाणिनि और उपाव्रत, ये सब मौर्यकालीन विद्वान हैं। कौटिल्य है, पाणिनि इसी के समय है, उपाव्रत, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उपाव्रत ऐसा दे दे तो नहीं पता चलेगा ना, बट इसको याद करना है। तो पाणिनि उसी समय है, उपाव्रत उसे। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं पाटलिपुत्रा स्थित राजप्रासाद के अवशेष, बिल्कुल सही। दीदारगंज की अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, बिल्कुल सही। बराबर की गुफा, सही है। तो 1 2 3। लेकिन राजगीर में सोन भंडार गुफा, ये नहीं होगा क्योंकि गुफा है ना, तो उसका नहीं वर्णन मिलता है। अशोक की धम्म नीति की जानकारी किससे मिलती है? तो द्वितीय शिलालेख, द्वादश, 12 और पड़ोसी वाला था 11वां था ना, क्या था अभी जो पड़ोसी वाला पढ़े थे, कितना नंबर का था? हाँ, अशोक के पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, ये 13 में। 13 पड़ोसी के साथ में, मैं तेरा तू मेरा, ऐसे करके, तो 13। और धम्म नीति की तो दूसरा 12वां ये भी है। इसका शिलालेख का अलग से करना पड़ेगा। अशोक के किस शिलालेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया? नवम शिलालेख। शिलालेख से क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा डिटेल में करना होगा, ठीक है। 13वां लेख में पड़ोसी का दान और धम्म दान में अंतर स्पष्ट किया था। नवम। मौर्य साम्राज्य के पतन का कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो विदेशी आक्रमण हो सकता, अयोग्य शासक, सही बात है। प्रांतीय विद्रोह, सही। लेकिन आर्थिक संकट नहीं था क्योंकि मौर्य उन्नत था, तो आर्थिक संकट नहीं हो सकता, बाकी ये सब है, ठीक है। ये अगला अब हम करेंगे मौर्योत्तर बिहार।